हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है वह धेआईएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। कल वाले वीडियो में हम लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे उसके अंतर्गत टेस्ट 4 के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया था। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें टेस्ट नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी ये जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो जैसे अपलोड होगा, यह प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट हो जाएगी, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा कि कल जो चौथा टेस्ट सीरीज है उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया गया था। और उसमें उसका जो आंसर है वो जानबूझ करके नहीं दिया जाता है, वो इसलिए कि एक बार आप लोग वीडियोज़ देखें, आंसर कितने आपके सही हो रहे हैं, आपको कितना याद हुआ, कितने क्वेश्चंस आप अच्छे से कर ले रहे हैं। उसके बाद बिना आंसर के एक बार जब आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब इससे ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आप लोग जैसे कुछ क्या होता है ना कि आंसर देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें आ रहा है, लेकिन जब बिना आंसर के वो क्वेश्चंस बस हमारे पास आता है और हमें उसे सॉल्व करना होता है तो वो क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरा बस यही एक मकसद है कि यहाँ पे आप लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको भी एक दो बार करें, जिससे कि प्रैक्टिस सेट जो आप सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट से जो अच्छे से एकदम जो है आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं बनते हैं तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। सारे प्रैक्टिस सेट जिस भी पब्लिकेशन के अच्छे पब्लिकेशंस के आ रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। और इसके साथ साथ हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, अपना टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए। सारे प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर और सेकेंड पेपर जो हिंदी है सबको प्रॉपर बहुत अच्छे से एग्जाम तक कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया था। इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक, दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती समिति के गठन की बात की गई थी और इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के माध्यम से। इसमें क्या कह रहा है कि पंचायत जो ग्राम पंचायत है इसकी स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि गलत है। ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वह प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से की जानी है। और उसके बाद जो पंचायत समिति की स्थापना है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से की जानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह उल्टा दिया है, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से होगा और पंचायत समिति का अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, न ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, महान्यायवादी जो है वह न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है और न ही सरकार का वो कर्मी या कर्मचारी होता है। यही वजह है कि इसे निजी जो विधि प्रैक्टिस अर्थात निजी जो वकालत की जाती है उसे यह करने की छूट दी जाती है। और इसके साथ साथ इसे वही विशेषाधिकार, वही अधिकार, वही लाभ और भत्ते प्राप्त होते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। तो दोनों विकल्प इसमें सही हैं लेकिन आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भारत के राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है। तो आपको बताना है डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है इनका कार्यकाल 1967 से 1969 था। ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 1989। प्रतिभा सिंह पाटिल का जो है 2007 से 12 और एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007। ठीक है, तो इसका जो इसमें देखिए प्रतिभा पाटिल का जो है शासनकाल कार्यकाल जो है वह 2002 से 2007 है। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम का
2007 से, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो है 1967 से 1969 था। ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 1989। प्रतिभा पाटिल का जो है 7 से 12 है, ठीक। और एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4 सभी जो है एक दूसरे से सुमिलित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन अर्थात राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का 81 में, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88 और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है अनुच्छेद 93। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति का जो विशेष संबोधन है वह उसका प्रावधान अनुच्छेद 88 में न करके अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामले में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। न्यायालय की अवमानना चाहे वह सिविल हो आपराधिक हो दोनों प्रकार के मामले में हो सकती है। जिसे न्यायालय की अवमानना की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे उसको न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना, या फिर से न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो। और न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि चाहे वह राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर दोनों ही मामलों में न्यायिक अवमानना के आधार पर जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 137 में। निम्नलिखित में से कौन सा है क्योंकि सही सुमिलित नहीं है? लोकटक झील है मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, सूरजताल उत्तराखंड, पंचभद्रा झील राजस्थान। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरजताल। यह उत्तराखंड में न होकर के यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल है हिमाचल प्रदेश में और यह बाड़ालाचला दर्रे के निकट स्थित एक खारे पानी की झील है, ठीक है। तो याद रखिएगा सूरजताल हिमाचल प्रदेश में, बाड़ालाचला दर्रे के निकट एक खारे पानी की झील है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और उसे यूनेस्को में कब सूचीबद्ध किया गया था यह आपको बताना है। सुंदरवन 2004 ईस्वी में, पंचमढ़ी 2000, ग्रेट निकोबार 2012 या नोकरेक 2009। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोकरेक को यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया था यूनेस्को की सूची में कब? 2009 ईस्वी में। अन्य तीनों विकल्प गलत है। अगर हम बात करें सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसमें जयमंडल, इस सुंदरवन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया था 2001 ईस्वी में। पंचमढ़ी को शामिल किया गया था 2009 में। पंचमढ़ी, नोकरेक इन सभी को 2009 में शामिल किया गया था। ग्रेट निकोबार को 2013 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में और नोकरेक को 2009 में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नोकरेक। नोकरेक है कहाँ पे? मेघालय में है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? अबोर, मिकीर, कुकी या फिर डफला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकी जनजाति या अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। कुकी मणिपुर की जनजाति है जबकि अबोर, मिकीर और डाफला यह तीनों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। और कुकी जनजाति कहाँ की है? कुकी जो जनजाति है यह आपके मणिपुर की जनजाति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड और उसका स्थापना बोर्ड। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो 1953 में नहीं, या 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, 1950 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत की, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है।
यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो आपकी गोदावरी है। ठीक है। और नर्मदा नदी, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अपवाह क्षेत्र का कुल भूभाग का, कुल अपवाह क्षेत्र के 87% इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का 87% अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, 11% है गुजरात में। ठीक है, 11% गुजरात में है और 1% है महाराष्ट्र में। तो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने या फिर अस्वीकार करने की इसके पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। और अनुच्छेद 113 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अनुदान की मांग केवल लोकसभा में रखी जाएंगी और उसी के माध्यम से केवल, मतलब लोकसभा में ही केवल उस पर मतदान किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16, 15, 41 या फिर 43। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य की सीमा के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार, मतलब नागरिकों को लोक सहायता, काम का अधिकार, शिक्षा देने का मतलब देगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता देने का प्रावधान करे। और यह कहा गया है कि इसमें अनुच्छेद 41 में कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया है। अन्य क्या क्या प्रावधान जो है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, जैसे संसदीय प्रणाली हो गई, सशक्त केंद्र हो गया, अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र में निहित होती है, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना, यह सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह सभी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कनाडा। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा यह नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर या राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। अनुच्छेद 103 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सदस्य भ्रष्ट आचरण के कारण अनर्ह या कह सकते हैं कि निर्योग्य होता है तो वह मतलब सदस्यता से, लोकसभा हो या राज्यसभा या संसद या फिर विधानसभा, उसकी सदस्यता से निर्योग्य होगा या नहीं, यह निश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ठीक है। और दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यों की अयोग्यता का जो निर्णय लिया जाता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। ठीक है। तो दल बदल के आधार पर जो सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और भ्रष्ट आचरण के कारण अगर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है तो वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सही नहीं है? इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसे अस्थायी मित्त व्ययिता समिति भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
इसकी अगर हम बात करें, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद इसका गठन किया जाता है, किसका? प्राक्कलन समिति का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकता है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, या ए और बी? इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, अर्थात समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ये प्रावधान किया गया है कि अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? N.A. पालकीवाला, V.N. राव, K.M. मुंशी या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन? इसका सही आंसर ऑप्शन है N.A. पालकीवाला। प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और V.N. राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 137, 129, 132 या 139? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसका तात्पर्य क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एक साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और अगर उस मामले से रिलेटेड उस मतलब जो निर्णय दिया गया है उसी से संबंधित कोई मामला फिर बाद में या भविष्य में आता है तो हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा वह उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार सुनाया जाएगा। यही प्रावधान किया गया है अभिलेख न्यायालय के रूप में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? जापान, पाकिस्तान, ब्राजील या फिर इंडोनेशिया? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 4, 1 2 3, 1 4 या फिर 2 3 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 4। अगर उत्तर प्रदेश को एक राज्य न मान करके एक देश के रूप में अगर माना जाए, उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में वर्णन इसका हो तो यह जनसंख्या के आधार पर विश्व में 5वें नंबर पे आएगी। ठीक है, पर जनसंख्या के मामले में विश्व में 5वें नंबर पे आएगी। इसकी जो जनसंख्या है वह चीन, भारत, चीन अभी तो भारत पहले नंबर पे आ गया है, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो इसकी जो जनसंख्या है वह जापान, पाकिस्तान और ब्राज़ील इन तीनों देशों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, इंडोनेशिया से कम है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य साधन। इसमें अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वह नलकूप के माध्यम से होती है। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचाई का लगभग 79% भाग जो है नलकूपों के माध्यम से होता है और नहर के माध्यम से कुल सिंचाई का 19% भाग सिंचाई जो है वह नहर के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे अधिक वेटेज जो है वो किसका है? नलकूप का है। लगभग 80% सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? कोसल, सुरसेन, पांचाल या फिर वत्स? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्राचीन महाजनपद काल के टोटल 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और वो कौन कौन से हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये सभी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और टोटल 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1950 को, 1 जनवरी 1956 को, 1 जुलाई 1952 या 1 जनवरी 1951? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1952 को। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून को 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलन में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ अधिवेशन 1892, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त द्वारा की गई थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1910, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबन द्वारा की गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू और बनारस अधिवेशन 1905, इसकी
अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। और उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस अधिवेशन के आज़ादी तक जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ठीक, टोटल 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। इलाहाबाद में जो है 3 अधिवेशन हुआ था, बनारस में भी 3 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका कानपुर, मेरठ, बनारस में 3 अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, बनारस में 1 अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में 3 अधिवेशन हुआ था, और लखनऊ में 3 अधिवेशन हुआ था, और मेरठ में 1 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये जो है सबसे अधिक जो अधिवेशन हुए थे वह इलाहाबाद और लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 3-3 अधिवेशन हुए थे और टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। हिमाचल प्रदेश जो जिसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ ही लगती है। और ललितपुर जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। दोनों विकल्प सही हैं। स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है? चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, पीवी सिंह, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। चंद्रशेखर की अगर हम बात करें, यह बलिया से थे। यह जो है बलिया निर्वाचन क्षेत्र से थे। नरेंद्र मोदी यह वाराणसी से हैं, यह वाराणसी से है। वीपी सिंह थे कहाँ से? वीपी सिंह फतेहपुर से थे, फतेहपुर से थे। चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह जो है बागपत से थे, बागपत से। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं यह कहाँ से थे? लाल बहादुर शास्त्री जो हैं यह आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का निर्वाचन क्षेत्र क्या था। ठीक है, बाकी ये सभी जो प्रधानमंत्री लोग हैं, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी और चौधरी चरण सिंह, ये सभी उत्तर प्रदेश से थे। और अभी तक उत्तर प्रदेश से निर्वाचित जो प्रधानमंत्रियों की हम बात करें तो टोटल 9 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अभी तक निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2005, 17, 9 या फिर 2002? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2009 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ नेतृत्वकर्ता और स्थान। 1857 के जो विद्रोह हुआ था देवी सिंह मथुरा में, इसका नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मथुरा में देवी सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह ने, फैजाबाद में मौलवी लियाकत अली ने, और कालपी में तात्या टोपे ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजाबाद में मौलवी लियाकत अली नहीं, इनके द्वारा जो है लियाकत अली द्वारा इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया गया था। और फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा, और इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत या फिर महाराजगंज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। सही आंसर ऑप्शन बी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और उसका गठन दिया गया है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 2005 में, राज्य महिला आयोग का 2013 में, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपका सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था?
1989, 99, 2001 या फिर 1992? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1989 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 ईस्वी में। ये सही है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थारू जनजाति। और यह थारू जनजाति यह अपने आप को किरात वंश से संबंधित मानते हैं या मानते हैं कि यह किरात वंश के हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, परंपरागत उद्योग या फिर सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत जो है 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है? प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी, एल तरंग या फिर पी और एस दोनों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यस तरंग। यस तरंग जिसे सेकेंडरी तरंग भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है जो प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है और यह केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? इसका सही आंसर ऑप्शन है हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ नदियां दी गई हैं, उनका उद्गम दिया गया है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, ब्लू नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, मिसिसिपी का उद्गम इंटास्का झील और यांगटीसी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्लू नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से नहीं होता है। इसका उद्गम होता है इथोपिया के ताना झील से। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, विक्टोरिया झील से जो है व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है और ब्लू नील नदी का उद्गम ताना झील से होता है जो आपके इथोपिया में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। पृथ्वी से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह दीर्घ तरंगों के रूप में होती है और पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वह लघु तरंगों के रूप में आती है। और वायुमंडल जो गर्म होता है उसके लिए मुख्य रूप से प्रभावी जो है वह पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा ऊष्मा जो दीर्घ तरंगे के रूप में होती है, इसी के द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वायुमंडल को गर्म करने के लिए यही जो ऊर्जा है ऊष्मा है उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। कुछ जनजाति दिया गया है, निवास स्थान दिया गया है। बुशमैन या कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहा जाता है? ग्वाको, ग्वानो, चाको या फिर एक्टांसिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसे ग्वानो कहा जाता है। और ग्वाको किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना के जो पशुपालक होते हैं, अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वाको कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में जो विशाल पशु फार्म, जो बड़े बड़े पशु फार्म होते हैं, उन्हें एक्टांसिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चंस जो है बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? निकारागुआ, गुयाना, अल सल्वाडोर या फिर बेलीज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुयाना। यह जो है मध्य अमेरिकी देश नहीं है। यह कहाँ पे है? यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2000। इसका सही आंसर क्या है? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वह जैव विविधता अधिनियम 2000 नहीं है, बल्कि यह कब है? 2002 में पारित किया गया था। अन्य विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग में एक ही
प्रकार क्या कह सकते हैं कि एक ही वर्ग से संबंधित है। कंपोज डाउन्स, स्टैपीज सवाना, सवाना प्रेयरीज या फिर कंपोज सवाना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपोज और सवाना। कंपोज और सवाना जो है यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि स्टेपीज, प्रेयरीज और डाउन्स ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती, प्राणहिता और मंजिरा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर नर्मदा? इसका सही आंसर ऑप्शन है गोदावरी की यह सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी तट पे या पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सभी किसकी? इंद्रावती सॉरी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ पे है? राजमुंद्री, गुंटूर, कोयम्बटूर या फिर मंगलौर? इसका सही आंसर ऑप्शन है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय मानक समय की आम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसकी अगर हम बात करें, भारत की जो मध्याह्न याम्योत्तर रेखा है वह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। यह जो है उत्तर प्रदेश मतलब भारत की याम्योत्तर रेखा जो है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, वह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और भारत का जो मानक समय है वो 82-30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, इसे जो है माना जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ पर्वत पठार दिए गए हैं, उसकी सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, मैकाल की अमरकंटक, सतपूर्णा का धूपगढ़ और नीलगिरी का अनाईमुडी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी नहीं है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा और अनाईमुडी जो है यह किसकी सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुडी जो है अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो डी हो जाएगा। कोई भी विकल्प गलत नहीं है, दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है डाप्सन यूनिट से मापी जाती है और क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब क्लोरीन के एक अणु द्वारा ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़ा जा सकता है। तो क्लोरीन जो है वह ओजोन में छेद होने का प्रमुख कारण है, ओजोन में छेद करने का। ठीक, और इस समस्या को ओजोन परत में जो छिद्र है इसको रोकने के लिए, इसको दूर करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, Rio+20 सम्मेलन या नुसा दुआ सम्मेलन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Rio+20 सम्मेलन में दिया गया था। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा जारी किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1996 में, 1995 में या 1992 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1996 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का ex situ संरक्षण विधि है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, UNEP द्वारा, IPCC द्वारा, IPCC या फिर FAO? इसका सही आंसर ऑप्शन है
विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है और इसके माध्यम से देखा जाता है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी चेतना के आधार पर देश को रैंकिंग दी जाती है और कोई भी मतलब पर्यावरण को मानव गतिविधियों द्वारा क्या नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? अष्टाध्यायी की रचना की गई थी पाणिनि द्वारा। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक क्या है, टीका है। प्रबुद्ध चिंतामणि या प्रबुद्ध चिंतामणि ऐसे देखने को मिलता है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मेरुतुंग द्वारा। और परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी हेमचंद्र ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? कृष्णचंद्र, जगत सेठ, मीर कासिम या अमीर चंद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम इसमें शामिल नहीं था। निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सांची स्तूप की खोज जनरल टॉयलर ने की थी। नागार्जुनी कुंड स्तूप का लॉन्गहर्स्ट ने। भरहुत का जनरल कनिंघम ने और अमरावती का एडवर्ड बेकर ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी 1797 ईस्वी में। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन और महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कृष्ण तृतीय, दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष या फिर ध्रुव धारावर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमोघ वर्ष द्वारा। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो जैन धर्म का अनुयायी था और इसके द्वारा कविराज मार्ग की रचना की गई थी। इसने जिनसेन और महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिसमें से जिनसेन द्वारा आदि पुराण की रचना की गई थी और महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? जबालोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। निम्न हड़प्पाकालीन नदियां तथा उनके किनारे बसे नगरों के युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पे है, आलमगीरपुर हिंडन, बनवाली सरस्वती और रोपड़ भोगवा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रोपड़ भोगवा नदी के तट पे नहीं। रोपड़ की अगर हम बात करें, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मजम उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? हुमायूं, औरंगजेब, दारा सिको या फिर फरुखसियर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दारा सिको की मूल रचना है मजम उल बहरीन। इसका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था और यह शाहजहां का पुत्र था। इसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है और यह अपनी जो रचना है मजम उल बहरीन के नाम से करता था और लेनपुल द्वारा इसे लघु अकबर कहा गया था। लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोजा तुगलक से संबंधित नहीं है? लोक निर्माण विभाग की स्थापना, सिंचाई पर कर लगाना, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना या फिर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रारंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, न कि फिरोज तुगलक द्वारा। किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था? राबिया, अल गजाली, मंसूर बिल हल्लाज या फिर अबुल हसन अल हुजबिरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मंसूर बिल हल्लाज। इसका जन्म 858 में हुआ था और इसे मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इसकी घोषणा किया था, जिस कारण इसे मृत्युदंड दिया गया था। और इसे अहम ब्रह्मवादी अवधारणा के समान इसका जो मत है, जो वक्तव्य है, उसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस मध्यकालीन शासक ने वूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया था? सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन, मुल्ला शाह या फिर जलालुद्दीन मुहम्मद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जो कश्मीर का शासक था, जिसके द्वारा गायों की वध पर रोक लगा दी गई थी, जो मंदिरों को तोड़ दिया गया था आक्रमणताओं द्वारा, उसको पुनः निर्माण करवाया गया, बनवाया गया और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी या फिर मराठी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मराठी भाषा में इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और इसका जो प्रकाशन है इनके द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, 1920 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड कैनिंग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंटन के समय में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। और इसकी गठन या इसकी स्थापना कब किया गया था? 1880 ईस्वी में। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहराम जी मालाबारी, एस बंगाली, राधाकांत देव या फिर हृदयनाथ कुंजरू? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहराम जी मालाबारी द्वारा 1908 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया था? बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके सभी विकल्प सही। बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों के द्वारा असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस की जो सदस्यता है उससे त्यागपत्र दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करिए जिससे हमें लगे कि हाँ वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।